हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बेटा हम लोग कर रहे हैं दूसरा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये इसका तीसरा पार्ट है। तो जो पिछले पार्ट्स थे उसमें हमने प्री पॉलिनेशन इवेंट्स किए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किया, मेगास्पोरोजेनेसिस किया और दे लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल gametes and 1 egg. We also did pollination and today we'll take up what happens after pollination. So all these events which takes place after pollination are called post-pollination events, right? So we'll begin with pollen landing on the stigma. पोलन के स्टिग्मा पर लैंड करने के बाद जो पोलन और स्टिग्मा में इंटरैक्शन होता है या यूं कहें कि डायलॉग होता है, उसे कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन. So pollen-pistil interaction is a sequence of events that occur from the time of pollen deposition over the stigma till the time of entry of pollen tube inside the ovule. ये एक dynamic process होता है which involves pollen recognition followed by either germination or inhibition of the pollen grain. So this interaction is mediated by chemical components of the pollen and the pistil. पोलन के पिस्टल पर लैंड करने के बाद 3 प्रकार से पिस्टल का रिएक्शन हो सकता है. अगर पोलन सेम स्पीशीज का है, कंपैटिबल है, तो स्टिग्मा अलाउज इट टू जर्मिनेट एंड फॉर्म पोलन ट्यूब एंड देन फर्टिलाइजेशन अकर्स. और दूसरे केस में इफ द पोलन ग्रेन इज फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज, जैसे रोज़ के स्टिग्मा पर मैंगो का पोलन होगा, तो स्टिग्मा विल नॉट रिकग्नाइज इट एंड पोलन ट्यूब इज़ नॉट फॉर्म्ड एंड ऑफ कोर्स पोलन्स आर रिजेक्टेड. सो तीसरे केस में अगर उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन है जिसका स्टिग्मा है और अगर वो सेल्फ इनकम्पैटिबल हैं, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, तो भी स्टिग्मा पोलन ग्रेन को रिजेक्ट करेगा और कोई पोलन ट्यूब नहीं बनेगी और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. सो सिर्फ पॉलिनेशन हो जाने से ये गारंटी नहीं हो जाता कि कंपैटिबल पोलन्स ही स्टिग्मा पर गिरे हैं. तो जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा एक्सेप्ट कर लेती है वो स्टिग्मेटिक सिक्रीशंस को एब्जॉर्ब करता है और स्वेल अप हो जाते हैं. आप देख रहे हैं कि स्टिग्मा पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स गिरे हुए हैं. नाउ अ पोलन ट्यूब इज गिवन आउट थ्रू द जर्म पोर ऑफ द पोलन ग्रेन. तो जो स्टिग्मेटिक सिक्रीशंस होती हैं वो पोलन और स्टिग्मा को डेसिकेट नहीं होने देती, सूखने नहीं देती, और फिर पोलन एक पोलन ट्यूब बनाता है. यूजुअली एक पोलन ग्रेन एक ही पोलन ट्यूब देता है और इस कंडीशन को कहते हैं मोनोसाइफनस. व्हेन मोर देन वन पोलन ट्यूब इमर्ज फ्रॉम अ पोलन ग्रेन इट इज कॉल्ड पॉलीसाइफनस. अब स्टिग्मा के ऊपर आपने देखा कि बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होंगे, लेकिन सिर्फ एक ही अपना जो रास्ता है वो ओनली वन कैन मेक इट्स वे टू द एम्ब्रियो सैक थ्रू स्टाइलर टिश्यू एंड देन ओव्यूल. सो पोलन ट्यूब अपनी टिप में 3 सेल्स कैरी करती है. 2 मेल गेमेट्स होते हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस. तो एम्ब्रियो सैक पर पहुंचने के बाद it makes its entry into any one of the 2 synergids and then release 2 gametes into it. और उसके बाद सिनर्जिड डिसइंटीग्रेट हो जाता है और फिर होती है डबल फर्टिलाइजेशन. अब इस स्लाइड में आपको पूरा पैसेज बताया है पोलन ट्यूब का कि पॉलिनेशन के बाद स्टिग्मा के ऊपर लैंड करने के बाद पोलन और स्टिग्मेटिक जो सरफेस है उसमें एडिशन हो जाता है. वो जो स्टिग्मेटिक सिक्रीशंस है एब्जॉर्ब करता है, स्वेल अप हो जाता है, पोलन जर्मिनेट करता है, पोलन ट्यूब देता है और इंटाइन से बनती है पोलन ट्यूब. जो जर्म पोर होता है एग्जाइन में, उससे बाहर निकल आती है और पोलन ट्यूब बन जाती है. पोलन ट्यूब स्टिग्मेटिक टिश्यू में से होता हुआ स्टाइलर टिश्यू में जाता है और फिर पोलन ट्यूब एंटर कर जाता है ओव्यूल में और उसके बाद एम्ब्रियो सैक में, और फिर जो सिनर्जिड्स होते हैं एम्ब्रियो सैक में, वहाँ वो रिलीज़ करता है 2 मेल गेमेट्स और उसके बाद होती है डबल फर्टिलाइजेशन. अब दूसरी तरफ जो पोलन ग्रेन्स रिजेक्ट हो जाते हैं, और मैंने आपको अभी बताया कि
दो कारण हैं रिजेक्शन के, एक तो किसी डिफरेंट स्पीशीज़ का पोलन होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, और दूसरा है कि सेम फ्लावर का होगा अगर पोलन, लेकिन दोनों अगर सेल्फ इनकम्पैटिबल हैं तो भी वो स्टिग्मा उसको रिकग्नाइज नहीं करेगी और पोलन ट्यूब को पोलन ग्रेन को पोलन ट्यूब नहीं बनाने देगी. So we move on to artificial hybridization now. So artificial hybridization is the process in which only desired pollen grains are used for pollination and fertilization. So there are techniques involved in artificial hybridization. There are emasculation, bagging, artificial pollination, then bagging and tagging. So we'll take them up one by one. तो emasculation में क्या होता है? प्लांट ब्रीडर किसी पर्टिकुलर प्लांट को डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स के साथ क्रॉस करना चाहता है, तो वो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर को ट्रांसफॉर्म करेगा पहले इनटू फीमेल फ्लावर. और वो कैसे करता है? बाय रिमूविंग इट्स स्टेमन्स इन बड कंडीशन. तो सबसे पहले जो प्रोसेस आता है वो है इमैस्कुलेशन. इसमें एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के स्टेमन्स बड कंडीशन में ही रिमूव कर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स, ताकि डिजायर्ड पोलन ग्रेन ही पॉलिनेट कर सके. उसके बाद फ्लावर को बैग कर देते हैं, बटर पेपर से या प्लास्टिक का हो सकता है. अब ये क्यों करते हैं? ताकि कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड ना हो जाए. देन जब हमें लगता है कि स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया होगा, मैच्योर हो गया होगा, तो डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स कलेक्ट करके बैग को खोल के पोलन्स स्टिग्मा पर डस्ट कर देते हैं और फिर झट से दूसरा बैग लेकर फिर से बैगिंग कर देते हैं, ताकि डिजायर्ड पोलन्स they get enough time for pollination and the stray pollen grains are not able to make their way to the stigma. अब इस बैग पे इंफॉर्मेशन लिखी रहती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की पूरी, जैसे इमैस्कुलेशन की डेट क्या है, पॉलिनेशन कब किया वो डेट होगी, फिर पेरेंटेज मतलब स्टिग्मा कौन से प्लांट का है, और डिजायर्ड पोलन्स जो डस्ट किए गए हैं उस पर वो किस पेरेंट के हैं. तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का जो मुख्य मकसद है वो है ओवरऑल सुपीरियर वैरायटी को पैदा करना. तो प्लांट ब्रीडर्स इसे क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स में इस्तेमाल करते हैं. अगर फीमेल पेरेंट के यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो इमैस्कुलेशन नहीं करेंगे, तब फ्लावर्स को बड कंडीशन में ही बैक कर देंगे. फिर पूरा प्रोसेस वैसे ही होगा जैसे आपने अभी देखा. नाउ वी मूव ऑन टू फर्टिलाइजेशन. The fusion of one male gamete with the female gamete or egg to form a diploid zygote in the embryo sac, which is female gametophyte, is called fertilization. So this process was discovered by Strasburger in 1884. अब male gametes egg तक पहुंचते कैसे हैं? They reach egg by a pollen tube, which is formed by the intine of the pollen grain. Now this process undertaken by male gametes to reach egg through a pollen tube is called siphonogamy. Now we'll see how the growth of pollen tube takes place. The pollen grain, after landing on the stigma, absorbs water and swell. अभी इसके बारे में थोड़ा हमने पीछे भी किया. पोलन ग्रेन की वॉल में जितने भी प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो रिलीज कर जाते हैं, और पोलन और स्टिग्मा के जो रिकग्निशन फैक्टर्स हैं दे कम इनटू एक्शन. पोलन और स्टिग्मा की म्यूचुअल रिकग्निशन और स्टिग्मा की तरफ से पोलन को एक्सेप्ट करने के बाद पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बनाना शुरू करता है. दिस पोलन ट्यूब ग्रोज इनटू स्टिग्मा टुवर्ड्स द ओवरी. सो पोलन ट्यूब की इनिशियल ग्रोथ होती है उसके अपने फूड मटेरियल और अपनी एनर्जी से, पर फिर वो स्टिग्मा से और फिर स्टाइलर टिश्यू से अपना नरिशमेंट डिराइव करती है. एंड हाउ दिस पोलन ट्यूब इज एबल टू मूव थ्रू स्टिग्मैटिक एंड स्टाइलर टिश्यूज? दिस इज मेड पॉसिबल बाय पेक्टिनेजेस, क्यूटिनेजेस एंड अदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बीइंग सिक्रीटेड बाय द पोलन ट्यूब. ठीक है. और अगर स्टाइल हॉलो है, जैसे मेजॉरिटी ऑफ द मोनोकॉट्स में होता है, कुछ डाइकॉट्स में भी होता है, तो पोलन ट्यूब बड़े आराम से ओवरी की तरफ बढ़ती है. सो इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर स्टाइल्स दो प्रकार के होते हैं, हॉलो स्टाइल और
solid style. The pollen tube with 2 male gametes and tube nucleus runs through the style and finally reaches to the ovule. The length of the pollen tube depends upon the length of the style. जैसे मेज में पोलन ट्यूब की लेंथ है 45 सेंटीमीटर, जाहिर है कि स्टाइल की लंबाई भी उतनी होगी. So depending on the internal structure, the styles are either hollow or solid. So now we'll see how the pollen tube enters the ovule. So जो आप स्लाइड देख रहे हैं ये दिखा रहा है how the entry of the pollen tube takes place into the ovule. So 3 प्रकार के होते हैं, पोरोगैमी, चलाजोगैमी और मीजोगैमी. अगर तो जो माइक्रोपाइलर एंड से पोलन ट्यूब एंटर करता है, जैसा ए में आप देख रहे हैं, द पोलन ट्यूब इज एंटरिंग थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड, इट इज कॉल्ड एज पोरोगैमी, और ये होता है लिली में. इफ द पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू इट्स बेस और द चलाजल एंड, जिसको चलाजोगैमी कहते हैं, एंड इट इज़ वेरी वेरी लेस कॉमन, तो बी में आपको देख रहे हैं. और अगर पोलन ट्यूब एंटर करता है ओव्यूल में लेटरली बाय पियर्सिंग द इंटेग्यूमेंट्स, इट इज़ कॉल्ड मीजोगैमी, और ये बहुत रेयर होता है. और मीजोगैमी कुकरबिट्स में होता है. और चलाजोगैमी का एग्जांपल आपको बताती हूँ, कैस्यूरिना में, जुगलन्स में होता है, जुगलन्स रीजिया में. और पहला तो आपको बताया पोरोगैमी लिली वगैरह में होता है. सो माइक्रोपाइल में एंटर करने के बाद पोलन ट्यूब न्यूसेलर टिश्यू से होती हुई एम्ब्रियो सैक के उस तरफ एंटर करती है जिधर एग एपरेटस होता है. तो ये आप देख रहे हैं, एग एपरेटस में 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग होता है. तो यहाँ पर 2 सिनर्जिड्स दिखाए गए हैं. और आपने देखा जो सिनर्जिक एक डिजेनरेट कर गया, वो सिनर्जिड है जिसमें पोलन ट्यूब ने 2 मेल गैमेट्स छोड़े हैं. ये वो वाला है डिसइंटीग्रेट करता हुआ. तो माइक्रोपाइल में एंटर करने के बाद पोलन ट्यूब न्यूसेलर टिश्यू से जाता है एम्ब्रियो सैक की तरफ और एंटर कर जाता है जिधर एग एपरेटस होता है. तो एग एपरेटस इज लोकेटेड टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, वी नो दैट. So egg apparatus में, as you know already, are present 2 synergids and 1 egg. The tip of the pollen tube enters 1 synergid and that synergid starts degenerating. But before that, the tip of the pollen tube releases 2 male gametes into the synergid. So pollen tube burst होने से पहले tube nucleus disorganize हो जाता है. Right? अब हम बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की. नाउ वी नो दैट देयर आर 2 मेल गैमेट्स. 1 मेल गैमेट fuses with the egg to form the diploid zygote. This process is called syngamy or generative fertilization, and this diploid zygote develops into embryo. Now the other male gamete fuses with the 2 polar nuclei or secondary nucleus to form triploid primary endosperm nucleus, and this process is called triple fusion or vegetative fertilization. These 2 acts of fertilization constitute double fertilization, and this process of double fertilization was discovered by S.G. Navaschin in 1897 in Lilium and Fritillaria. आप देख रहे हैं इस ओव्यूल में जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 2 मेल गैमेट्स हैं. दीज आर द 2 मेल गैमेट्स. एक तो एग के साथ फ्यूज़ करेगा और ये बनाएगा जाइगोट विच इज़ डिप्लॉयड, और दूसरा पोलर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा. ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं ये इनके साथ फ्यूज़ करेगा और बनाएगा ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म. नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन? सो डबल फर्टिलाइजेशन is found in angiosperms only. This is the characteristic feature of angiosperms. The main significance of double fertilization is energy conservation. अब energy conservation कैसे होता है? ये जो endosperm बनता है triploid, formed by the fusion of 2 polar nuclei and a male gamete, it begins to store nutrients for the embryo developing simultaneously as a result of जो एम्ब्रियो होता है वो सिंगैमी से बनता है. सो जैसे एम्ब्रियो बनता है ये उसके पहले ही
बन जाता है और ये न्यूट्रिएंट स्टोर करता है फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो. नाउ that was double fertilization. Now we have to study what are the various events which takes place after fertilization. So there are these are called as post fertilization events, and in angiosperms, after the double fertilization has taken place, the flower begins to lose its charm. The corolla, the petals, they and the stamens, style, they fall, wither away. एंड कुछ कंडीशंस में, कुछ केसेस में केलेक्स परसिस्ट करता है. द इवेंट्स विच टेक प्लेस आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन आर, नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म from triploid primary endosperm nucleus in the central cell of embryo sac. Then development of embryo from diploid zygote. Then development of seed from ovule and development of fruit फ्रॉम ओवरी. आज हम सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस करेंगे. तो चलते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन द सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक. ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ. ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं और सेंट्रल सेल दिखा रहे हूँ, राइट. सो उधर ऊपर आप देख पा रहे हैं फिलीफॉर्म एपेरेटस है सिनर्जिड्स का, और बीच में एग है, और सेंट्रल सेल में है 2 पोलर न्यूक्लियाई. अब एक मेल गेमेट फ्यूज़ करेगा एग के साथ और सिनगैमी होगी, जाइगोट बनेगा और एम्ब्रियो बनेगा. और एक मेल गेमेट फ्यूज़ करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो कि सेंट्रल सेल में है. नाउ वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस ओनली. इन एंजियोस्पर्म्स द एंडोस्पर्म डेवलप्स फ्रॉम ट्रिप्लॉइड primary endosperm nucleus, and this primary endosperm nucleus is formed when one male gamete fuses with secondary nucleus. और ये secondary nucleus क्या है? ये जो 2 polar nuclei आप देख रहे हो of the central cell. So function क्या है इसका? Endosperm is laden with nourishment. It provides nutrition to the growing embryo and also to the young seedling at the time of seed germination. सो एक मेल गेमेट जो हैप्लॉइड होता है और 2 पोलर न्यूक्लियाई जो डिप्लॉइड हैं, उनके फ्यूजन के बाद बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है. अब इस ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में होती है माइटोटिक डिविजन्स. जनरली जाइगोट में माइटोटिक डिविजन्स शुरू होने से पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में माइटोटिक डिविजन्स शुरू हो जाते हैं और फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म अकर्स प्रायर टू द जाइगोटिक डिविजन. सो एंडोस्पर्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 types: nuclear, cellular, halobial. Now we'll take them up one by one. So nuclear type of endosperm development में क्या होता है? The primary endosperm nucleus divides by repeated mitotic free nuclear divisions without the formation of walls. It results in the formation of a large number of free nuclei in the central cell of the embryo sac. ये जो free nuclei हैं, ये फ्री भी रह सकते हैं इंडेफिनेटली, या फिर इनकी वॉल फॉर्मेशन भी हो सकती है और ये सेल्यूलर भी बन सकते हैं, जैसे एरिका में, कोकोनट में, फिनिक्स में. एक बार आप दोबारा से देख लीजिए. ये है जो फर्स्ट वाला है, दैट इज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. और दूसरे प्रकार है का जो एंडोस्पर्म होता है वो होता है सेल्यूलर टाइप, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें सेल्स बने हुए बी में. In this case, there is cytokinesis after each nuclear division of endosperm nucleus. So, endosperm has cellular form from the very beginning because the first and subsequent divisions are all accompanied by wall formation. तो ऐसा पिट्यूनिया में होता है, एडोक्सा में, दतूरा में. So, तीसरे प्रकार का एंडोस्पर्म है halobial endosperm. So this type of endosperm is an intermediate type between the nuclear
and cellular types. आप फिर से देखिए, ये इन दोनों के बीच का है. इसमें न्यूक्लियर भी है और इसमें सेल्यूलर भी है. The first division is accompanied by cytokinesis. Means transverse wall is formed, resulting in the formation of small chalazal cell and a large micropylar cell, but the subsequent divisions are free nuclear. So, halobial type of endosperm development is prevalent in monocots. अब इसमें क्या होता है, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चेम्बर होता है वो बड़ा होता है और जो चलाजल एंड की तरफ होता है वो छोटा चेम्बर होता है. तो माइक्रोपाइलर चेम्बर में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, और जो चलाजल एंड के न्यूक्लियाई हैं वो कम डिविजन्स करते हैं या बिल्कुल नहीं करते. सो दैट वाज ऑल अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म. सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही. रिवाइज एट होम and stay safe. Thank you very much.